जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन पर कि सेलुलर रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होती है, क्यों होती है, कहाँ पर होती है और इसका बेसिक पर्पज़ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, आपके पास कोई भी गाड़ी है, उसको चलाने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत होती है। अब फ्यूल क्या करता है? गाड़ी को एनर्जी देता है। तो सेम इसी तरह हमें भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? हम खाना खाते हैं, हमने खाना खाया, फॉर एग्जांपल हम रोटी खाई। रोटी में क्या था? बेसिकली स्टार्च। स्टार्च को जाके डाइजेशन हुई उसकी, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया गया हमारी बॉडी में। ग्लूकोज में कन्वर्ट होने के बाद वो ब्लड स्ट्रीम में चला गया, वहाँ से वो हमारे तमाम बॉडी टिश्यूज़ में पहुँचेगा ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज एक सेल में पहुँचा है, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब इसी ग्लूकोज से हमारे लिए एनर्जी बनाई जाएगी, और वो एनर्जी क्या है? बेसिकली एटीपी बनाए जाएंगे। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या करती है? ग्लूकोज को एटीपी में कन्वर्ट करती है। कैसे? हमारे पास ग्लूकोज आया सेल के अंदर। अब इस ग्लूकोज को, सेलुलर रेस्पिरेशन का जो पहला स्टेप है वो है ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस के दौरान क्या होता है? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है पायरुवेट में। इस दौरान सबस्ट्रेट लेवल पर भी एटीपी बनते हैं और साथ में एनएडीएच भी बनते हैं। अब एनएडीएच के साथ क्या होता है ये हम बाद में बात करते हैं। तो आगे चलते हैं, पायरुवेट के साथ क्या होता है। अब ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया गया पायरुवेट में। अब ये पायरुवेट, ये कहाँ पर हो रहा है प्रोसेस? साइटोसोल में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो यहाँ से पायरुवेट को आगे भेजा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एनएडीएच जो हैं ये बड़े मालिक्यूल हैं, ये इंटर नहीं हो सकते माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ से आगे इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके मैकेनिज्म पर हम आगे बात करेंगे। तो पायरुवेट जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, एनएडीएच बनते हैं। और इसी पायरुवेट को फिर आगे कोएंजाइम ए के साथ मिलाकर ये पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल ग्रुप में। एसिटाइल ग्रुप को कोएंजाइम ए के साथ जोड़ा जाता है, जो कि बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये चला जाता है जी क्रब साइकिल में। क्रब साइकिल में इसके जो सी एच बॉन्ड हैं वो ब्रेक किए जाते हैं। वो ब्रेक करके एन बनाए जाते हैं और एफ बनाए जाते हैं, और साथ में ए भी बनता है। तो असल में बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमने ग्लूकोज में जो सी एच बॉन्ड हैं जिनमें सारी एनर्जी मौजूद है वो तोड़ने हैं। वो एनर्जी तोड़ के वो एनर्जी कहाँ ट्रांसफ़र की जाती है? वो एनर्जी सी एच बॉन्ड से निकाल के वो ट्रांसफ़र की जाती है एन की सूरत में। और एन जो है वो एक तरह से कैरियर का काम करते हैं, ये एनर्जी को आगे लेकर जाते हैं। तो अब वो सारी की सारी एनर्जी कहाँ पर है हमारे पास? वो यहाँ पर एन ए डी एच, एन ए डी एच, एन ए डी एच और एफ ए डी एच। साथ में एटीपी बने हैं, वो तो वैसे ही यूज़ हो जाने हैं। तो अभी एनर्जी कहाँ आ चुकी है? एनएडीएच के अंदर आ चुकी है। अब इस एनर्जी से एटीपी कैसे बनाए जाएंगे? वो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये काम सर अंजाम देती है। वो कैसे कि एनएडीएच और एफएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस्तेमाल करके हाइड्रोजन आयन को, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं, वहाँ से हाइड्रोजन आयन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेजा जाता है। जब ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते हैं तो यहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अब देखें, एक एन जब एक अपने इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मौजूद कम्प्लेक्सेस में से गुजरते हैं तो उस दौरान यहाँ से भी प्रोटॉन पंप किए जाते हैं मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, कम्प्लेक्स 1 से, कम्प्लेक्स 3 से और कम्प्लेक्स 4 से। तो इसके नतीजे में क्या होता है कि प्रोटॉन की कंसंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में बढ़ जाती है।
और आखिर में ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके वाटर बना देती है। अब ये प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जो बढ़ गई है, इन प्रोटॉन्स को बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए। अब वो रास्ता कहाँ से मिलेगा? वो रास्ता इनको मिलेगा एटीपी सिंथेज की सूरत में। ये हमारे पास एटीपी सिंथेज मौजूद है। यहाँ से प्रोटॉन बाहर निकलते हैं। जब ये बाहर निकलते हैं तो उस दौरान इन प्रोटॉन्स के निकलने के दौरान ये एटीपी सिंथेज में ये इसका दो पार्ट होते हैं, FO और F1। F1 पार्टिकल जो है ये क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ के ATP बनाए जाते हैं। तो ये एटीपी सिंथेज क्या करते हैं, ATP बनाते रहते हैं। तो अब बेसिकली क्या हुआ है कि जो हमने खाना खाया था वो खाना बॉडी में जाने के बाद डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से ग्लूकोज निकाल के वो ग्लूकोज हमारे टिश्यूज़ तक पहुंचाए गए। जब वो हमारे टिश्यूज़ में पहुंचे हैं तो वहाँ से ग्लूकोज में से वो एनर्जी निकाली गई है। एनर्जी कैसे निकाली गई है? पहले ग्लाइकोलाइसिस की गई है जिसमें ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट किया गया है। वो पायरुवेट फिर आगे माइटोकॉन्ड्रिया में भेजे गए हैं जहाँ से उनकी ऑक्सीडेशन के दौरान NADH निकाले गए हैं। फिर वो आगे करब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम A की सूरत में जो है CH बॉन्ड आगे पहुँचे हैं। उन CH बॉन्ड को तोड़ के फिर फर्दर NADH बनाए गए हैं, FADH बनाए गए हैं। करब साइकिल पर तफसीली हम पहले भी बात कर चुके हैं, मैं मज़ीद इस पर अलग से एक वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। तो अब बेसिक पर्पज़ क्या था कि ग्लूकोज में CH बॉन्ड तोड़ के उनकी एनर्जी से आगे ATP बनाना। तो अब वो CH बॉन्ड तोड़ के NADH बनाए गए। वो NADH उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दिए। उन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से जब वो इलेक्ट्रॉन गुजरे तो उन्होंने प्रोटॉन पंप किए जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मौजूद थे। वो प्रोटॉन इकट्ठे हो गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। जब वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे हुए तो वहाँ से फिर आगे ATP सिंथेज में से जब गुजरे तो उस दौरान ATP बनाए गए। तो ये था एक बेसिक कंसेप्ट सेलुलर रेस्पिरेशन का। तफसीली इस पर बात जो है वो आगे चल कर करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो मैं रिकॉर्ड करूँगा ग्लाइकोलाइसिस पर, उसके बाद करब साइकिल पर बात करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर और साथ में केमियोस्मोसिस पर भी हमने बात करनी है। थैंक यू।